जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है वो उनको अफेक्ट करते हैं कि वो क्या चूज करें, वो इक्विटी लें या डेट लें, वो हम लोग समझेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग समझ लेंगे पॉइंट जो है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को, इस यूनिट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक समझ लेते हैं, जो हम लोग कल समझ रहे थे फाइनेंशियल लीवरेज का, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा आप डेट लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि पहला, डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसी से कर्जा लेके आसानी से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इक्विटी करोगे, ओनर्स फंड्स बनाओगे, तो आपको वहाँ पे हिस्सा देना पड़ेगा, पार्ट देना पड़ेगा अपनी बिजनेस का, और कंट्रोल भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें डेट की, तो डेट एक रिस्क में होता है कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा अपने जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स का ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर्स में अगर आपके पास प्रॉफिट है तो डिविडेंड दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वही जो हमने न्यूमेरिकल समझा था उसी को हम लोग यहाँ पर एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। तो एक जो बिजनेस है उसका जो शेयर प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। ठीक है, एक शेयर का प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, कैपिटल की अगर बात करें तो एक कंपनी की कैपिटल 10 लाख की है। ठीक है, दूसरी जो है उसकी है 10 लाख की, तीसरी है उसकी भी है 10 लाख की। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। 10 लाख की इसमें हो गई, तो 10 लाख की जब इसमें हो गई तो इसमें हम क्या दिखने वाले हैं कि इसमें जो है डेट कितना आ रहा है, डेट जो है वो कितना है। तो डेट अगर इसमें जो अगर हम बात करेंगे तो डेट हमने इसमें लिया है 2 लाख का। ठीक है, इसमें लिया है 3 लाख का, और इसमें लिया है हमने 5 लाख का। ठीक है, इसमें लिया हमने 5 लाख का। इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी जो है इसमें ऑटोमेटिकली पता लग रही है कि अगर 2 लाख का कर्जा है तो इसमें 8 लाख की इक्विटी है, इसमें 7 लाख की इक्विटी है, और इसमें जो है वो कितने की है, 5 लाख की इक्विटी है इसमें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो हम देने वाले हैं इसमें 10%। ठीक है, 10%, तीनों में 10%। अब इसमें जो हम टैक्स देने वाले हैं, टैक्स हम देने वाले हैं 20%, 20%। ठीक है, और 20%। ठीक है, इतना सारा कुछ आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर अर्निंग देख लेते हैं। तो जो अर्निंग है, अर्निंग जो तीनों कंपनियों ने कमाई है वो है 5 लाख। इसने भी 5 लाख कमाई है, और इसने भी 5 लाख की इनकम करी है, इस बार अर्निंग करी है। ठीक है, तीनों ने 5 लाख की करी है। अब हम देखते हैं कि डेट से कौन ज़्यादा टैक्स देगा, किसको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अर्निंग है, तो अर्निंग कोई मैंने बोला था इसे क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये वो अर्निंग है जो हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने से पहले देते हैं। ठीक है, ये कौन सी अर्निंग है, ये वो अर्निंग है जो हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को देने से पहले हमारी जो अर्निंग हमने जो कमाया है, अभी हमने टैक्स भी नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अब हमें पहले देना इंटरेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो है 10%। ठीक है, अब 10% हमें अर्निंग पे नहीं देना, ये हमारी अर्निंग है। हमें इंटरेस्ट किस पे देना होता है, जब हम किसी पे कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन हमने कितना लिया है, यहाँ पे कर्जा कितना है हमारा, डेट कितना है हमारा, 2 लाख का। ठीक है, तो 2 लाख का है यहाँ पे, और 2 लाख का 10% कितना हो जाता है, बताइए भाई, मेरे को पता नहीं आ रहा। 2 लाख का 10% यहाँ पे कितना होने वाला है भाई, 2 लाख का 10% कितना होगा, बताओ ना जल्दी। 10% अगर निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो हटा दो, कितना बचा है यहाँ पे, 20,000। ठीक है, तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा 10% 30 पे, तो होगा 30,000 रुपये।
इसको देना पड़ेगा 10%, 5 लाख पे, इस पे 5 लाख पे, तो यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा 50,000। ठीक है, 50,000 बचा। अब देखो यहाँ पे इसको 20,000, इसको 30,000, इसको 50,000। ठीक है, इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब जो हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, कि टैक्स के पहले की अर्निंग। अब टैक्स अभी तक टैक्स नहीं दिया, सिर्फ इंटरेस्ट दिया। तो 5 लाख में से 20,000 गए तो कितना बचा? 4,80,000। इधर कितना बचा? 5 लाख में से 30,000 गए तो बचा 4,70,000। और इधर चला गया 50,000 तो कितना बचा? 4,50,000। ठीक है ना, 4,50,000। अब आप यहाँ पे देख लो कि इंटरेस्ट इतना सब कुछ दे दिया। ठीक है, अब हम टैक्स को माइनस करेंगे। टैक्स आ रहा है 20%, तो 20% कितना आएगा इसको बता दो आप। 20% अगर आपको नॉर्मली निकालना है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको नॉर्मली 20% कुछ भी बोल रहा हो ना, तो ये टैक्स कितना निकाल रहा है, तो इसका ये जो जीरो है ना, इस जीरो से इस जीरो को हटा दो। ठीक है, जीरो को जीरो से हटा दिया, हटा दिया ना, हटा दिया। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब ये 2 का जो है वो मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, 48 का दोगुना करो, कितना होता है? 48 का दोगुना कितना होता है बताओ भाई मेरे को, यार मेरे को पता नहीं आ रहा कि 48 का दोगुना कितना होता है। अब आपको क्या करना है कि जो 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 48 से। तो 48 का दोगुना कितना होता है? 4 दूनी 8, 8 हो गया। और ये हो गया 8 दूनी 16, 96। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 96,000। और 3 जीरो लगा दो पीछे। ठीक है, तो 3 जीरो लगा दिए, 96,000 को हमको माइनस करना है। ये क्या आ रहा है? माइनस टैक्स, टैक्स माइनस करना। अब इसका करेंगे तो इसका 4,70,000 पे अगर हमको 20% टैक्स देना है तो कितना आएगा? एक जीरो हटा दिया, और 47 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4 और 9, और 3 जीरो पीछे लगा दो, सिंपल सी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें 20% देंगे तो कितना आएगा? एक जीरो हटाया और इधर आ गया 90, 3 जीरो पीछे लगा दिया, माइनस कर दो। ठीक है, अब ये क्या आने वाला? ये आने वाला अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें अगर 2,80,000 में से 2 लाख, अब यहाँ पर आप नॉर्मल सा रख लो इसे। ठीक है, अब जीरो ये है। ठीक है, 4,80,000 में से अब हमको 96,000 हटाना है, तो कितना आएगा? 4,80,000 में से हमको 96,000 हटाना है, तो हमारा आएगा 3,84,000, 3,84,000। ठीक है, और 4,70,000 में से हमको 94,000 घटाने हैं, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? हमारा बचेगा 3,76,000। ठीक है, कितना बचेगा? 3,76,000। ठीक है, अब इसमें से हमको उठाना है, तो 4,50,000 में से अगर 90,000 गए तो कितना आएगा? तो आएगा 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 टोटली आ गया। अब ये क्या? ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि हमने टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमने एक डेट लिया था, उस हिसाब से कितना फ़ायदा हुआ। तो देखो, इसने 2 लाख का डेट लिया, तो इसको जो है कहाँ गया ये, इसको 96,000 का जो है टैक्स देना पड़ा। इसने 3 लाख का किया, इसको 94,000 का, इसको और भी कम देना पड़ा। इसने 5 लाख का, इसने और ज़्यादा लिया था, इसने जो डेट है वो, तो इसको टैक्स और भी कम देना पड़ा। अब देखते हैं फ़ायदा। तो 10-10 लाख के यहाँ पे जो है कैपिटल टोटल थी। ठीक है, अब इक्विटी थी 8 लाख की, 7 लाख की, 5 लाख की। ठीक है, तो 100 रुपये का एक शेयर है, तो इसकी जो हो जाएगी, 2 जीरो हटा देंगे तो 8,000, 8,000 शेयर होल्डर्स है यहाँ पे, 7,000 शेयर होल्डर्स है, और यहाँ पर 5,000 शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको करेंगे डिवाइड। अब हम पर पर्सन बांटेंगे अर्निंग। तो क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो 3,84,000 में से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसको? 8,000 को, तो कितना आएगा? 3,84,000 में से डिवाइड करेंगे 8,000 को, तो आएगा 48। कितना आएगा? 48 रुपये पर पर्सन एक इंसान को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करेंगे 3,76,000 डिवाइड करेंगे 7,000 से, तो यहाँ पर आ रहा है 53 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो 54 लिख देते हैं। ठीक है, 54 यहाँ पे मिलेगा सबको। ठीक है, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5,000 लोग, पैसा है 3,60,000। तो अगर हम इसको एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, तो इसको एक बार ऐसे हमने कर दिया, इधर आएगा 7 और इधर आएगा, तो इधर आ रहा है 72। ठीक है, यानी यहाँ पर एक इंसान को 48 मिल रहा है, यहाँ पे 54 मिल रहा है, और यहाँ पे 72 मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस इंसान ने जितना ज़्यादा कर्जा लिया है, जिस कंपनी ने, उस कंपनी के लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसने कम कर्जा लिया, इसको कम फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यही तो बात है फाइनेंशियल
लीवरेज की यार यही बताता है वो कि जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतना फ़ायदा है, लेकिन कब होगा वो भी मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो चीज़ है कब होगा, पहली बात तो डेट एक चीपर सोर्स है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है कि ये आपके टैक्स को भी डिडक्ट करता है, ठीक है। अगर आपने कहीं से 100 रुपये लिए हैं और उस 100 रुपये को आपको लेने के लिए आपको 10 रुपये और देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको टोटल रुपए देने पड़ रहे हैं 110 रुपये, ठीक है। अब उसी 100 रुपये को यूज़ करके आप पैसा कितना बना रहे हो, आपको कहीं पर आपने वो 100 रुपये को लगाया, वहाँ से आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप कितना कमा रहे हो, 20 रुपये। 20 को प्लस किया 120, अब आप उस 110 दे के 120 कमा रहे हो, तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पर डेट बहुत अच्छा होता है क्योंकि डेट आपको आराम से मिल जाता है अगर रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो, ठीक है। अब हम समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या ऐसी फैक्टर्स है जो कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को एक सही से बनाने के लिए, चूज़ करने के लिए अफेक्ट करते हैं, यानी हम डेट लें इक्विटी लें, वो कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है वो है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें एक्चुअली अपने फ्लो ऑफ कैश जो है हमारी बिजनेस में, उसकी पोजीशन हमें जाननी है पहले कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास कैश अच्छा है, अगर हम इंटरेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं कर्जे पर, तो हम डेट को जाएं। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा बहुत है और हम इजीली कोई भी जो है डेट लेंगे, कर्जा लेंगे और उस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत है और हमारे पास पैसा भी बहुत है, पोजीशन भी अच्छी है, तो हम डेट के लिए जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है पैसा, कैश फ्लो कम है, तो आप फिर इक्विटी के लिए जाओ, ठीक है, इक्विटी को प्रेफर करो। दूसरा है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन में क्या आता है भाई कि रिस्क किस तरह का होना चाहिए। पहली बात तो बात करी मॉडरेट रिस्क हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा रिस्क ना हो, ऐसा लो जो आप बियर कर सको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से बियर कर सके, ठीक है। तो रिस्क हमेशा मॉडरेट लेना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पेमेंट उनको करना है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके और भी बहुत से लोग हैं जो आपके ऊपर पहले से दबाव पड़ा है उनका, ठीक है। यानी कि अगर आपको पहले से ही बहुत लोगों का इंटरेस्ट देना है, रेंट भी देना है, सैलरीज भी देनी है, आपके बहुत सारे सप्लायर्स हैं उनका पैसा आपको देना है, ठीक है। तो आपके पास पहले से ही इतना ज़्यादा लोड आपके ऊपर आ रहा है, पहले से आपके ऊपर इतना हाई रिस्क है, तो आप डेट में मत जाओ, ठीक है। क्योंकि पहले से आपके पास इतना ऑलरेडी रिस्क है यार, तो क्यों आप जाओगे और डेट में और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए इक्विटी बनाओ, शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करो। तो ये होता है रिस्क कंसिडरेशन में कि रिस्क जो है मॉडरेट लेवल का रखो और हर एक चीज़ को एकदम लाइक ऑब्जर्वेशन करो, एनालाइज करो, उसको एकदम ब्लाइंडली रिस्क मत ले लो, सब चीज़ देख के सोच समझ के फिर करो। तीसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ICR, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट, ठीक है। कि इसमें ये देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी कमा कितना रही है, अर्निंग कितना कर रही है, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। अगर कंपनी जो है 10 लाख रुपए कमा रही है और इंटरेस्ट अगर कर्जा लेके उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 2 लाख का, तो फिर ठीक है, वो कहेगी हाँ चलो भाई मेरे को चलेगा, हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम वो डेट में चला जाएगा। लेकिन अगर कंपनी वहाँ पे 10 लाख रुपए कमा रही है और कर्जा भी उसको डेट लेने से 10 लाख का देना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो फ़ायदा नहीं है ना भाई। और दूसरी बात, उसको लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 लाख का पता नहीं कब पैसे कहाँ ज़रूरत में पड़ जाए। तो इसलिए अगर जितना ज़्यादा ICR होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पर 5 का आ रहा है। अगर कंपनी 6 रुपये कमा रही है, उसको 3 इंटरेस्ट पे देने हैं, तो वो समझेगी हाँ चलो ठीक है चलता है, तो डेट में जाएगी, वरना फिर इक्विटी में आओ, ठीक है। फिर दूसरा आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो बात करें तो यहाँ पर सिर्फ था कि प्रॉफिट कितना, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर डेट में चले जाओ, प्रॉफिट कम है तो फिर डेट में मत जाओ, ठीक है, इतना ही इक्विटी में जाओ फिर। तो यहाँ पर आता है DSCR। अब इस DSCR में क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें देखते हैं कि ओवरऑल डेट कितना है आपका, ओवरऑल डेट कितना है, कि पहले से ही आपके कितने बहुत सारे जो डेट आपके हैं उनमें से और जो आपको देना है, ठीक है, उन सभी को आपको देखना है कि आपके पास डेप्रिसिएशन है और भी बहुत सारे आपके पेमेंट्स हैं, रेंट, बिल्डिंग, सैलरीज, बहुत सारे आपके पहले से ही बहुत सारे अगर आपके पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको देख के, अगर उन सभी को मिला के आपका 5,000 आ रहा है,
ठीक है, और आपको कर्जा देना 1,000 का, तो फिर आप जो है डेट में चले जाओ। वरना अगर उन सभी पेमेंट्स को मिला के बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको, तो फिर आप मत जाओ डेट में, तो आप इक्विटी में जाओ, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें आईसीआर में सिर्फ बात हो रही थी प्रॉफिट की, कि कंपनी कमा कितना रही है, प्रॉफिट कितना कर रही है। और डीसीआर में ये है कि कंपनी का प्रॉफिट प्लस कंपनी के जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस खर्चे, जो भी इंटरेस्ट वगैरह उसको पहले से किसी और को दे रही है, उसके जो भी ओवरऑल पेमेंट्स हैं वो सारी पेमेंट्स मिला के डीसीआर में आती है, डीएससीआर में। और ये जो आईसीआर है उसमें सिर्फ आता है प्रॉफिट। फिर है कॉस्ट ऑफ डेट, आपको डेट का कॉस्ट भी देखना है। अगर आपको डेट महंगा पड़ रहा है, ठीक है, अगर आपको जो कर्जा ले रहे हो और उस कर्जे पे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप फिर डेट में मत जाओ, आप इक्विटी में जाओ, ठीक है। अगर आपको डेट लेने में कर्जा ठीक देना पड़ रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और आपको लगता है कि हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप डेट में। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी कि आपको अब इक्विटी जो है ओनर्स फंड, उस पर आपको कितना देना पड़ रहा है डिविडेंड, वो आपको देखना है वहाँ पे। अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है तो फिर आप डेट में चले जाओ, कम है तो फिर इक्विटी में बने रहो। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि इन दोनों को, डेट को और इक्विटी को इशू करने में कितना पैसा एक्चुअली लग रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी प्रोस्पेक्टस, ब्रोकर की कमीशन जो होगी, ब्रोकरेज जो हो गया, उसके बाद सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इन्हें, ठीक है, उसके चार्जेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उन सभी का जो चार्जेस और फी मिला के टोटल जो पैसा इनको इशू करने में कितना लग रहा है, वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा महंगा, डेट का ज़्यादा महंगा हो रहा है तो इक्विटी में जाओ, इक्विटी का ज़्यादा महंगा हो रहा है तो फिर डेट में जाओ। फिर है टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब क्या है कि टैक्स कितना है। अगर उस साल अगर टैक्स रेट बहुत हाई है कि अगर आपको 1,00,000 रुपए पे आपको 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, तो आप इक्विटी में चले जाओ। अगर वहीं पर 1,00,000 की इनकम पे आपको 10,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर आप जो है उस चीज़ पे चले जाओ, है ना। तो आप यहाँ पर आपको ये देखना है कि टैक्स कितना देना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स आप कब दोगे, जब आपका जो डिविडेंड, आप डिविडेंड पे टैक्स देते हो ना, जो कंपनियां होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, तो वो उसी डिविडेंड पर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, ठीक है ना। तो अगर उस साल टैक्स रेट हाई है तो फिर आप डेट में चले जाओ, टैक्स रेट कम है तो फिर इक्विटी में, ठीक है। फिर अगर कंट्रोल की बात आती है तो कंट्रोल में क्या है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ हम अपना कंट्रोल डायलूट कर सकते हैं और जो लोग आएंगे हम उनको अपना कंट्रोल दे देंगे, कोई बात नहीं है, हम डिसीजंस ले रहे हैं वो भी लेंगे, हमें चलेगा जमेगा, तो फिर आप इक्विटी में चले जाओ। लेकिन अगर आप अपना कंट्रोल डायलूट नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं देना चाहते, तो फिर आप डेट को प्रेफर करो, ठीक है। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कभी भी एक जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि कभी भी जो एक कंपनी है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो कहाँ से बहुत जल्दी जो है पैसा उठा सकती है, वो उसको एक सिस्टम जो है, पावर जो है बना के रखनी चाहिए, यानी कि उसको अपनी बोरोइंग पावर जो है बना के रखनी चाहिए, कि अगर अचानक कहीं से कंपनी को जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो वहाँ से ले सके। तो ये था फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने ये कैपिटल स्ट्रक्चर को कितने अच्छे से अपने को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। अगर कंपनी को कहीं से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो एकदम उसने कहीं से लोन ले लिया या कहीं से और पैसा उठा लिया, तो वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी में। यह भी आपको देखना है क्योंकि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप पैसा कहीं से ले सकते हो कर्जे पे, तो फिर आप डेट में चले जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर इक्विटी में चले जाओ, ठीक है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो सेबी है, सेबी आप जानते हो कौन है? सेबी। सेबी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये डेट, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, डेट यानी डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सभी को वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डेवलप करता है, गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शन देता है, सारा कुछ कौन करता है? सेबी। तो सेबी की बहुत सारी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं जो कि एक किसी के फेवर में, किसी के फेवर में नहीं है। तो क्योंकि यार आपको अगर ये सिक्योरिटीज इशू करनी है तो आपको सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को मानना पड़ेगा। अगर कंपनी को लगता है कि अगर हम डेट इशू करते हैं और पॉलिसीज हमारे फेवर में है, ठीक है, हम सारा कुछ कर लेंगे, तो फिर डेट में चले जाओ। अगर पॉलिसीज थोड़ी भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर इक्विटी में जाना पड़ेगा ही। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट कंडीशंस। आपको स्टॉक मार्केट कंडीशंस भी देखनी है कि मार्केट कहाँ पर है। मार्केट अभी अगर बूम पे है, ये ऊपर का हिस्सा, मार्केट अगर बूम पे है तो फिर आप इक्विटी में चले जाओ। अगर मार्केट एकदम गिरा हुआ है, बिल्कुल नीचे मार्केट है, डिप्रेशन में है, तो फिर आप डेट में चले जाओ। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, कि आपके जो और अदर कंपनियां हैं, आपको उनका भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है। अगर और जो कंपनियां हैं, ठीक है, आपको उनको भी देखना है, उनको भी ऑब्जर्व करना है कि वो किस कैपिटल स्ट्रक्चर में वर्क कर रही है। अगर किसी कंपनी के पास
10 लाख की इक्विटी है और 50 लाख की डेट है, तो कितना आ रहा है इसका 5, ठीक है, यानी 5:1 में काम हो रहा है। तो आपको यही नहीं करना है कि दूसरी कंपनी जो कर रही है आपको वही करना है, नहीं, आपको अपने उसका लाइक ऑब्जर्वेशन करो, उसको देखो, समझो, आइडिया लगा के अपना खुद का एक अलग कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करो जो कि आपके लिए ठीक हो, क्योंकि हर एक बिजनेस, हर एक मार्केट, हर एक चीज़ जो है, हर एक बिजनेस का काम करने का तरीका, उसका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से। लेकिन और कंपनियां जो है उनका कैपिटल स्ट्रक्चर देख के आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। फिर दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। जैसे बात करी कि आपको 100 रुपये आपने लिए, ठीक है, 100 रुपये आपने कर्जे पे लिए, ठीक है, आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, वो टोटल हो गया 110। लेकिन वही पैसे आपको आपने कहीं और लगाए, हम 100 रुपये लगाए, वहाँ से आपको मिल रहा है 40 रुपये का इंटरेस्ट, 40%, तो आपको ये हो गया 140। अब 110 को लेके अब आपको 110 रुपये देकर 140 मिल रहे हैं, तो अब डेट में चले जाओ ना, यानी कि यहाँ पर मतलब ये है कि रेट ऑफ रिटर्न, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो डेट में जाओ, अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है तो फिर इक्विटी में जाओ, ठीक है। तो यही जो हमारे फैक्टर्स थे जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए बनाए गए थे, तो उन सभी को हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहीं तक ये वाली क्लास हमारी टोटल थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसी के साथ इस क्लास को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।